हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, भूगोल पढ़ेंगे और पूरा लूसेंट को रीडिंग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक एक पेज हम लोग लूसेंट को रीडिंग करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 4 पेज पढ़ने वाले हैं। अगर इसी तरह से हम लोग डेली पढ़ेंगे तो लूसेंट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे मैं 2 से 4 बार बोल दिया करूँगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाए। और अकेले लूसेंट पढ़ने में बोर फील होता है। आप यहाँ पे वीडियो देखकर लूसेंट पढ़ सकते हो, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देख लेना, पूरा लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे है, ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफ्स मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। आगे है, भूगोल के नामांकन एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को जाता है, ठीक है। भूगोल के नामांकन का श्रेय किसे जाता है? यूनानियों को जाता है। और इसे प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप से प्रदान, मतलब भूगोल को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनानियों को जाता है, ठीक है। आगे है, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। मतलब जस पीरियड्स एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका लेखक कौन है? हिकेटियस। जस पीरियड्स क्या है? एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? हिकेटियस, ठीक है। आगे, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली, ठीक है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित किया। आगे है क्या? संभववाद, ठीक है, संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थन है भूगोलवेत्ता वाइवल डीला ब्लास फ्रेवरे, ठीक है। कौन है? फ्रेवरे। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, लाल डब्बा को, ठीक है। लाल डब्बा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। आगे है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर, ठीक है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, ठीक है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज का। आगे है, भौतिक भूगोल का जनक। तो भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियम, ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। आगे है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, ठीक है, कार्लो सावर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर। आगे है, गणितीय भूगोल के संस्थापक। आगे क्या है? गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा था? थेल्स और अनेक्सिमेंडर, ठीक है। गणितीय भूगोल का संस्थापक 2 व्यक्ति था, थेल्स और अनेक्सिमेंडर। आगे है, विश्व ग्लोब का निर्माता, ठीक है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन वैहम। ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। विश्व ग्लोब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन वैहम। अगला प्रश्न है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता? अनेक्सिमेंडर, ठीक है। विश्व, ये दोनों क्वेश्चन 7 और ये 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? अनेक्सिमेंडर। देखिए, विश्व ग्लोब का निर्माता बोलेगा तो मार्टिन वैहम, ठीक है। विश्व मानचित्र का निर्माता बोलेगा तो अनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, ठीक है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्राबो, ठीक है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। आगे क्या है? निश्चयवाद, ठीक है। आगे क्या है? निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है
भूगोलवेता, ठीक है, किसे है, भूगोलवेता। अब भूगोलवेता में कौन कौन था, रीटर और रैटजेल, ठीक है, रीटर और रैटजेल। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल, ठीक है, एलन सैम्पुल और हंटिंगटन, क्या है, हंटिंगटन, ठीक है। आगे भूगोल की कुछ परिभाषाएं, ठीक है, क्या है, भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीवन जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यह किसने कहा था, तो स्ट्रैबो ने कहा था, ठीक है। आगे के दूसरा क्या है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला दे सकता है, ये आपको कथन दे देगा, बोल देगा यह किसका कथन है, ठीक है। क्या है, भूगोल पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। तो कौन है, तो क्लैडियस, क्या है, क्लैडियस और टॉलमी, दो जन ने बोला था, ठीक है, क्लैडियस और टॉलमी। तीसरा है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देता है, ठीक है। तीसरा क्या, भूगोल वह विज्ञान है जिससे पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध अध्ययन किया जाता है। तो किसने कहा था, कार्ल रिटर ने, ठीक है। ये भी चौथा भी आ सकता है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह किसका कथन है, तो आर्थर होम्स का, ठीक है, किसका कथन है, तो आर्थर होम्स। अब ब्रह्मांड पढ़ते, ठीक है, ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा है, दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा गया है, ठीक है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को, ठीक है, क्या, सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक तो महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत या फिर विंग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो एफ जॉर्ज लेमेंथियर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बार आ चुका है, ठीक है। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, फिर विंग बैंग थ्योरी किसने दिया, तो एफ जॉर्ज लेमेंथियर, ठीक है। इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, समय व्यवस्था, सतत सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना, किसने दिया था, थॉमस गोल्ड हॉर्मन बॉडी, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था, दोलन का सिद्धांत, ठीक है, तो डॉक्टर एलन संडेजा, किसने दिया, डॉक्टर एलन संडेजा। चौथा क्या, स्फीति सिद्धांत, एलन गुथ, स्फीति का सिद्धांत किसने दिया था, तो एलन गुथ। अगला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट मतलब बिग बैंग थ्योरी जो था सर्वाधिक मान्य सिद्ध हुआ, ठीक है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल पादरी जॉर्ज लेमेंथियर थे, ठीक है। जॉर्ज लेमेंथियर से यहाँ 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पहला है बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेंथियर। अब पूछ सकता है जॉर्ज लेमेंथियर किस देश का था, तो बेल्जियम का, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज लेमेंथियर क्या था, मतलब वो क्या थे, ठीक है। तो आपको दे सकता है खगोलज्ञ एवं पादरी, ये 2 चीज़ था, ठीक है। जॉर्ज लेमेंथियर क्या था, खगोलज्ञ एवं पादरी था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ये देखिए, जो महाविस्फोट सिद्धांत था, बिग बैंग थ्योरी था, ठीक है, उसे महाविस्फोट थ्योरी, बिग बैंग जो थ्योरी था वो जॉर्ज लेमेंथियर दिया। उसका बाद में पूरा अच्छी तरह से व्याख्या किसने किया, तो रॉबर्ट वेगनर ने, ठीक है। अब ये भी दे सकता है कि बिग बैंग थ्योरी को पूरा अच्छी तरह से व्याख्या किसने किया, तो रॉबर्ट वेगनर ने, ठीक है। आगे क्या, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार मतलब बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत पे काम करता है। भारत में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक मतलब एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म एवं तापमान घनत्व अनंत था, ठीक है। दूसरा है,
अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पत्थर बने, जिनके समूह में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो क्या हुआ, अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, पिंड का सृजन हो गया। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब पश्चात, ठीक है, मतलब 10.5 अरब के बाद से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। मतलब क्या, महाविस्फोट जब हुआ तो 10.5 अरब बाद, मतलब विस्फोट होने के 10.5 अरब वर्ष पश्चात, ठीक है, अब वर्तमान से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। अगर पूछ सकता है कि सौर मंडल का विकास कब हुआ, तो वर्तमान समय से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, या फिर महाविस्फोट हुआ उसका 10.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ। ठीक है। उपग्रह का निर्माण हुआ, सौर मंडल का विकास हुआ, जिससे कि ग्रह तथा उपग्रह, मतलब महाविस्फोट हुआ तो कुछ ग्रह बना और कुछ उपग्रह का निर्माण हो गया। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। ठीक है। जब महाविस्फोट हुआ तो क्या हुआ कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गया। ब्रह्मांड मतलब कैसे, पिंड, ग्रह, बहुत सारे चीज़ें मिलकर ब्रह्मांड बना। तो इससे क्या हुआ, वर्तमान में क्या है, बिग बैंग थ्योरी की परिघटना जिस कारण ब्रह्मांड जो है ना फैल रहा है। ठीक है। अब पूछ सकता है कि किसके कारण फैल रहा है, तो बिग बैंग थ्योरी से ही पता चलता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया गया है। जैसे पूछ सकता है कि यह कैसे प्रमाणित हुआ कि बढ़ रहा है, तो जैसे अगर नहीं बढ़ेगा तो जो हमारा ग्रह है उसका बीच का डिस्टेंस जो सीमित रहेगा, एक्चुअल ग्रह कभी वो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसका जो डिस्टेंस होता है दो ग्रहों का बीच, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि ब्रह्मांड हमारा धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है। अब क्या, नासा ने 2001 में मैप, ठीक है, मैप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उत्पत्ति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा अंतरिक्ष में विस्फोट होना ब्रह्मांड के विस्तार का साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ठीक है। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंस के नेतृत्व में बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हुई। ठीक है। अगर बोलेगा बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि किसके हुई, तो विल्किंस के नेतृत्व में। ठीक है। मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब मैप का शुभारंभ किया गया। ठीक है। मैप एक खोजी उपग्रह है। मैप क्या था, एक खोजी उपग्रह था। ठीक है। देख सकता है कि मैप क्या है, तो मैप एक खोजी उपग्रह था। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। इससे प्राप्त चित्रों में क्या हुआ, बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष पूर्व निर्धारित किया। अब बोल सकता है कि ब्रह्मांड का आयु कितना है, तो 13.7 अरब वर्ष। ठीक है। डेविड विल्किंस की सितंबर 2002 में निधन के पश्चात उसके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप रखा गया। विल्किंस माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब रखा गया। आगे क्या है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर ऊंचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हैड्रन ने, ठीक, किसने किया, जॉर्ज हैड्रन क्वालिज़र
नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 में महाप्रयोग असफल रहा। इसमें प्रोटॉन विमा को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज में सफलता हासिल की। इसे ब्रह्मांड में रहस्य जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल्स परमाणिक अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के वेसिन थ्योरी पर आधारित था। आगे ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। ब्रह्मांड में यहाँ से प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड में सामान्यतः कितने मंदाकिनी है? तो 100 अरब मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। मतलब ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी है? तो 100 अरब मंदाकिनी है। और एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? तो 100 अरब तारे हैं। अब आता है कि मंदाकिनी क्या होता है। तो मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुगध मेखला कहा जाता है। ये प्रश्न आता है कि हमारी पृथ्वी का कौन सा मंदाकिनी है? तो दुगध मेखला या फिर आकाश गंगा कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में उसे मिल्की वे भी दे सकता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। जैसे अभी दे सकता है कि पृथ्वी का जो मंदाकिनी है वो उसका आकार कैसा है? तो सर्पिला, 80% सर्पिला आ गया। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। तो आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी क्या है? देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को ड्वार्क कहा जाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? ड्वार्क कहा जाता है। निहारिका यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। निहारिका क्या है? एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। जब बोल सकते हैं कि तारों का जन्म कहाँ होता है? तो निहारिका में होता है। निहारिका में धूल और गैस का बादल होता है। निहारिका में क्या होता है? धूल और गैस का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है। सभी तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसर को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्यामवीवर बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्यामवीवर मृत तारे माने जाते हैं। जहां पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा जैसी गैसें होती है। आगे क्या? निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनता है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। निहारिका 2 तरह से अलग अलग प्रकार से बन सकता है। पहला क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा क्या है? किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। आगे क्या है? ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु। क्या? ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से क्या? सुपरनोवा से पदार्थ उत्सर्जित होता है, जिससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण वेल और कर्क है। वेल और कर्क है। अगर निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका की उत्पत्ति क्या? ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी होता है। अब कुछ निहारिका के प्रकार। कुछ निहारिका के प्रकार। उत्सर्जन निहारिका। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होता है। उदाहरण
चील एवं झील निहारिका है। चील एवं झील क्या है? निहारिका है। ठीक है, चील एवं झील क्या है? तो निहारिका है। अगला क्या है? प्रवर्तन निहारिका। ठीक है, क्या है? प्रवर्तन निहारिका। यह तारों के प्रकाश को प्रवर्तित करता है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होता है या पास में होता है। उदाहरण के लिए प्लेडेस निहारिका। ठीक है, प्लेडेस निहारिका। अगला है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देता है। यह कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं। अगला क्या? आकाशग्रहीय निहारिका। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदल कर अपने बाहरी सतहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। अगला क्या है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, ओरियन नेबुला क्या है? एक तारों का समूह है जो सबसे अधिक चमकीला है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखें। आगे क्या? सौरमंडल। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह एवं क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस। ठीक है, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह। प्लेनस क्या है? सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम इसी तरह का वीडियो लाएंगे। और इसका एक वीडियो कराने के बाद जितना हम इसमें लूसेंट पढ़ेंगे, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे और ऑब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा जिससे कि आपको पता चलेगा कितना आपने याद किया है। और जस्ट इस वीडियो के बाद हम ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बना देंगे। जितना हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप अच्छे नंबर ला सके। आगे है सूर्य। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, मतलब 250 मिलियन वर्ष होता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूमता है। मतलब सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, इसका मध्य भाग 25 दिन में एक चक्कर लगाता है और ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक चक्कर लगाता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। ठीक है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। ये पूछ सकता है आपसे। जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, ठीक है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। हैंसविथ ने बताया है कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर पृथ्वी के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन और नाभिक में मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलाकर एक हीलियम का निर्माण करता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पे ताप पे 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात
सूर्य के केंद्र पर नाभिक संलयन होता है जो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अब देखो सूर्य में कौन सा क्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। ये बहुत बार आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्या है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के किनारे स्थित सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिसे वर्णमंडल कहते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सूर्य के प्रकाशहीन स्थान का क्या नाम है, तो वर्णमंडल, ठीक है, कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। यह किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्यकृत कहा जाता है, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, जो छोटा सा बहुत कम पार्ट जो सूर्य का दिखता है, उससे जो रोशनी निकलता है, जो भाग दिखाई देता है, उसे सूर्यकृत कहा जाता है। यह सूर्य के बाह्यतम परत होता है। वो सूर्य का क्या होता है, बाह्यतम परत होता है। सूर्यकृत एक्सरे उत्सर्जित करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सूर्यकृत क्या उत्सर्जित करता है, तो सूर्यकृत एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो उसे नहीं देखना चाहिए नंगी आंखों से। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकृत से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य का उम्र कितना होता है, 5 बिलियन वर्ष, ठीक है, 5 बिलियन वर्ष ही सूर्य का उम्र है। अगला, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है, 10⁻11 वर्ष तक सूर्य ऊर्जा देते रहेगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। क्या लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। और सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब ब्रह्मांड पढ़ते हैं लोग, ठीक है। ब्रह्मांड में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसकी प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लाडियस, ठीक है, क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने, देखो कॉपरनिकस किस देश का है, तो पोलैंड का, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है। कॉपरनिकस किस देश का, तो पोलैंड का। यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करता, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बना है। इससे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानेस कैप्लर, ठीक है, जोहानेस कैप्लर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र होने का गौरव समाप्त हो गया। आगे क्या, नोट, ठीक है। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। कौन सा मार्ग है, तो दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। आगे क्या है, सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्षों में होता है, ठीक है। सूर्य का एक धब्बा पूरा कितने वर्ष का होता है, 22 वर्ष का। पहले 11 वर्ष तक सूर्य का धब्बा बढ़ता है, फिर 11 वर्ष तक क्या होता है, घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है। इसमें चुंबकीय सूर्य की दिशा बदलती है, जिससे रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गिर जाती है। सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है, ठीक है।
पृथ्वी का व्यास सूर्य का कितना है? 110 गुना। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा था? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ये भी प्रश्न आ चुका है बहुत बार। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त के देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आगे क्या? सौर मंडल के पिंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। ठीक है, इसमें क्या है कि प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंड को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? परंपरागत। क्या है? परंपरागत में क्या आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। परंपरागत का मतलब होता है क्या? जनरली जैसे अभी वर्तमान में है उसी तरह से। ठीक है, ये परंपरागत है। अगला क्या है? बौने ग्रह। बौने ग्रह कौन कौन सा है? प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूबी 313। ठीक है, 2003 यूबी 313। आगे क्या है? लघु सौर मंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड ग्रह के खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण। देखिए क्या लघु सौर पिंड का ग्रह का नियम है। ठीक है, निम्न ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। अगर कोई ग्रह तभी माना जाएगा उसको जब इन शर्तों को पूरा करेगा। तो चलिए शर्तों को देखते हैं कौन कौन सा। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। ठीक है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा है इसके आसपास के क्षेत्र साफ हो, यानी इसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़भाड़ ना हो। ग्रह की उपयुक्त परिभाषा INU के प्राक सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। ठीक है, वर्तमान में कितने परंपरागत ग्रह है? तो 9 है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या? पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा गया क्योंकि यह पृथ्वी से सदृश्य है। मतलब इन ग्रहों को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा गया है। अगला है बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा गया है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं हम लोग। किसे देखते हैं? मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है। आगे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, पृथ्वी, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। ठीक है, घनत्व के अनुसार क्या है? बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। और सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो शुक्र का। आगे क्या है? सूर्य से दूर के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अरुण को क्या कहा जाता है? यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, अरुण का नाम बहुत जगह क्या मिलेगा? यूरेनस मिलेगा। अरुण बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, जहाँ भी प्रश्न देता है तो यूरेनस करके देता है। और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य के अनुसार दूरी के अनुसार क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध हो गया और सबसे दूर का ग्रह क्या हो गया? वरुण। मतलब सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। और दूर का ग्रह कौन सा? वरुण। ठीक है, अब आता है द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, अब क्या आता है? द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये क्या है? बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा? बुध है। ठीक है, न्यूनतम द्रव्यमान किसका? बुध का है। अधिकतम द्रव्यमान किसका? बृहस्पति का। अब परिक्रमण
काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सबसे कम समय में सूर्य का ग्रहण पता एक चक्कर पूरा कौन करता है, तो बुध, और सबसे अधिक समय कौन लगाता है, तो वरुण। ठीक है, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का कर्म। ठीक है ये क्या है, परिभ्रमण काल बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अब क्या, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का कर्म बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। ठीक है, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं वरुण के घूर्णन की दिशा पृथ्वी से पश्चिम है। ठीक है, शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा क्या है, पूरब से पश्चिम, जबकि अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, शुक्र और अरुण का चेंज है। ठीक है, उसका क्या है, पूरब से पश्चिम, और अन्य ग्रह का क्या है, पश्चिम से पूरब। अब क्या है, बुध, बुध मतलब मरकरी। ठीक है, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह से क्वेश्चन आता है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। अब क्या है, यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, बुध क्या है, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसके चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमण सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रात बर्फीला होता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस। मतलब तापांतर मतलब होता है तापों का अंतर। ठीक है, दिन में ताप कुछ और है, दिन में मान लीजिए प्लस में है और रात में क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस हुआ वैसी को ही तापांतर बोला जाता है। ठीक है, इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध का रात में कितना तापमान होता है, -173 डिग्री सेल्सियस, और दिन में क्या होता है, 427 डिग्री सेल्सियस। अब क्या, शुक्र, शुक्र क्या कहा जाता है, वेनस। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसे शाम का तारा या भी भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। आगे क्या है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी का समान कौन सा ग्रह बोलता है, तो शुक्र है। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। अब है बृहस्पति। बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने पर 12 वर्ष लगता है। मतलब बृहस्पति जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटा लगाता है, जो कि यह सबसे कम है। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगाता है, तो 12 वर्ष। ठीक है, बृहस्पति अपना एक चक्कर मतलब खुद का एक चक्कर 10 घंटे में घूम लेता है, और सूर्य का परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लग जाता है। अब आगे है बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। ठीक है, इसका उपग्रह ज्ञानीमीड जो पीले रंग का है। ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का है, जो कि पीले रंग का है। यह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहा जाता है, तो ज्ञानीमीड को कहा जाता है, जो बृहस्पति का है। और ज्ञानीमीड का कलर कैसा है, तो पीले रंग का होता है। मंगल यानी कि मार्स। ठीक है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसका रंग लाल रंग का है, आयरन ऑक्साइड का रंग। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मंगल का लाल रंग क्यों है, तो उसे आयरन ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, आगे यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुवीय तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके दिन का मान अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरी चक्कर लगा देता है। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने में लगाता है, 24। उसी तरह मंगल भी अपने चक्कर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है अपने ध्रुव पे।
इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। फोमोस डीमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल का। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन का लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 687 दिन लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी, जो कहाँ है, मंगल ग्रह पे है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, निक्स ओलंपिया, जो कहाँ है, तो मंगल ग्रह पे है, जो माउंट एवरेस्ट से तीन गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है। 3 गुना अधिक ऊंचा है, जो इसी ग्रह मंगल पे स्थित है। अब नोट, ठीक है, मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसीलिए पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। मतलब मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर संभावना जताया जा रहा है कि भविष्य में कभी उस पर जीवन हो सकता है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर उतरा था, ठीक है। यह मंगल पर जीवन का संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन अभी भी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। अब क्या है शनि, ठीक है। शनि को किसे क्या कहा था, सटम कहा जाता है ना, सरटम शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि क्या है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज, इसकी विशेषता क्या है, इसके तल के चारों ओर वलय का होना, ठीक है। मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलयों की संख्या, शनि के वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। अगर शनि ग्रह को जल में रखा जाए तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा। अब क्या, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर, टाइटन का आकार क्या है, बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी, ठीक है। टाइटन का खोज कब किया गया, 1665 ईस्वी में। किसने किया, तो क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। ये बहुत बार आ चुका है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का संघनन वायुमंडल है, ठीक है। क्या है, संघनन वायुमंडल है। फोवे नामक शनि का उपग्रह कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में था। ये फोवे है ना, बहुत बार आ चुका है फोवे, ठीक है, बहुत बार ही एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। फोवे नामक शनि, फोवे जैसे पूछ सकता है कि फोवे किसका उपग्रह है, तो शनि का है, ठीक है। और कौन सा ऐसा उपग्रह है जो अपने ग्रह का विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, तो फोवे है। फोवे जो है शनि का विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में यहाँ से अरुण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का लाएंगे, लुसेंट से ही, जो जितना हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ में भूगोल में, उतने उसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको रिवाइज हो जाएगा और पता चल पाएगा कि आपको कितना याद हुआ है। तो हमारे पार्ट 2 देखने के लिए, आगे का ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।